दोस्तों, सबसे पहले चांद पर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कदम रखा था और उन्होंने वहां जाकर जो देखा था उस पर कई लोगों को संदेह होता है। लोग ये भी कहते हैं कि आज से 50 साल पहले जब टेक्नोलॉजी आज के हमारे मोबाइल के बराबर भी नहीं थी तो आखिर अमेरिका चांद पर कैसे पहुंच गया। हालांकि इस बात को सही साबित करने के लिए अमेरिका ने कई सारे सबूत पेश किए। चांद की अगर आप तस्वीर देखोगे तो वहां की जमीन काफी गड्ढों और धूल से भरी हुई है और अभी हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चांद का मैप बनाया है। दरअसल ये मैप पिछले 15 साल के डेटा को मिलाकर बनाया गया है और ये LRO जो नासा का ऑर्बिटर है पिछले 15 सालों से इस पर काम कर रहा था। करीब 8 बिलियन से अधिक मापों के आधार पर हमारे सौरमंडल में चांद पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। LRO 2009 से चंद्रमा की जमीन पर रिसर्च कर रहा है और इसके अंदर काफी एडवांस पिक्सल वाले कैमरे भी लगे हुए हैं जो बहुत हाई क्वालिटी की पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। चंद्रमा पर एक गड्ढा है जिसका नाम जैक्सन क्रेटर है। हालांकि इस क्रेटर को पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि यह पृथ्वी से ऑपोजिट साइड में जो चंद्रमा का भाग है उसके अंदर मौजूद है। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जैक्सन क्रेटर का निर्माण हुआ तो इसने 1000 किलोमीटर तक फैली किरणों की एक सिस्टम का इसने साथ में निर्माण किया और किरणों का ये जाल तब बनता है जब काफी सारी सामग्री को एक गड्ढे के किनारे से बहुत दूर फेंक दिया जाता है। वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि वह कैसे बनते हैं। जैक्सन क्रेटर बहुत बड़ा है, लगभग 70 किलोमीटर चौड़ा है। हालांकि ये सिर्फ कोई गड्ढा नहीं है बल्कि इसका आकार ही अपने आप में एक रहस्य है। इसके अंदर फैंसी छत वाली दीवारें और बीच में एक अलग तरह का उभार है। वैज्ञानिकों को जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया था वह था इस गड्ढे का तिरछा होना। एक ओर में पूर्व में 6000 मीटर ऊंचा है जबकि दूसरी ओर पश्चिम में केवल 3000 मीटर ऊंचा है। क्रेटर का निचला भाग 1000 मीटर गहरा है और ऊपर का भाग 1000 मीटर नीचे से धकेले गए सामान से बना है, जहां अंदर की दीवारों में आप कुछ काले धब्बे भी देख सकते हैं। इनमें से कुछ काले धब्बे केवल सूर्य की चमक के कारण जो छाया बनती है उसकी वजह से नजर आते हैं, लेकिन कुछ धब्बे काले रंग की सामग्री है जो इस गड्ढे के अंदर मौजूद है। यह उतना चमकीला नहीं है जितना इस तस्वीर में दिखता है। अब इस अगली तस्वीर पर नजर डालिए। चंद्रमा पर इस जगह को ईना कहा जाता है। ये छोटा सा गड्ढा है, केवल 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा और 64 मीटर गहरा है। अब चलिए आपको चंद्रमा की एक और जगह पर लेकर चलते हैं। ये भी काफी अजीबोगरीब गड्ढा है जिसका नाम कोमारोव क्रेटर है। ये गड्ढा चंद्रमा पर बिल्कुल सामान्य होता अगर इसमें नीचे की तरफ बड़ी बड़ी दरारें न होती। कोमारोव क्रेटर जैक्सन क्रेटर से भी बड़ा है। इसकी चौड़ाई 95 किलोमीटर है। सोचिए, दरारें 500 मीटर तक गहरी और 2.5 किलोमीटर चौड़ी हो सकती है। साइंटिस्टों का मानना है कि लगभग 2.6 अरब वर्ष पहले क्रेटर के नीचे मैग्मा का निर्माण हो रहा था। इससे बहुत अधिक दबाव बना और सतह टूट गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि वह मैग्मा कभी वास्तव में इसकी सतह पर पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए दरारें कभी नहीं भर पाई और वह तब से ही वहीं मौजूद है। लेकिन भले ही यहां ऐसा नहीं हुआ हो, चंद्रमा पर अन्य स्थान है जहां मैग्मा टूटकर बाहर आया और सतह पर पूल बन गया। एक उदाहरण प्लेटो क्रेटर के पश्चिम में है जो लगभग 100 किलोमीटर चौड़ा एक बड़ा गड्ढा है जिसे आप पृथ्वी से दूरबीन या दूरबीन से चंद्रमा के उत्तरी भाग में देख सकते हैं। इस फोटो में देखने लायक बहुत सी ऐसी चीज है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो है चैनल जो जमीन को काटता है। ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रमा जियोलॉजिकल रूप से काफी ज्यादा एक्टिव था तब यहाँ का यह हिस्सा लावा वेंट हुआ करता था। ये लावा के पिघलने और ढलान के घिस जाने से बने चैनल है जो पृथ्वी पर एक नदी की तरह होते हैं। इस फुटेज के अंदर हम पूर्व की ओर प्लेटो क्रेटर का किनारा देख सकते हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यह गड्ढा पहले लावा से भरा हुआ था जिसकी वजह से इसका जो तल है वह काफी गहरा और चिकना है। लेकिन इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि क्रेटर की दीवार से परत का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया है जिससे 24 किलोमीटर चौड़ा स्लम्प ब्लॉक बन गया है। मूल रूप से यह हिस्सा ऊंची जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह अपने ही वजन के नीचे ढह गया, टूट गया और गड्ढे में गिर गया। अब चलिए चांद के बारे में पहले थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। चांद जो कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वैसे तो ये पृथ्वी के बहुत नजदीक नजर आता है, लेकिन इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर पहले इंसान ने 20 जुलाई 1969 को कदम रखा था और उस समय यह साबित हो गया कि अब केवल एक दुनिया तक ह्यूमैनिटी
सीमित नहीं रहने वाली है। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे तो चांद का इलाका पूरी तरह से बंजर पड़ा है, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल उठा है कि चांद पर इंसान अगर बिना टेक्नोलॉजी के जाए तो क्या यह जिंदा वहां पर रह सकता है? क्या वहां पर आने वाले टाइम में जीवन संभव हो सकता है? आखिर में कौन सी वजह है जो वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब तो हम आगे जानेंगे ही। उससे पहले थोड़ा चांद की उत्पत्ति के बारे में भी आपको बताते हैं। आखिर पृथ्वी के पास ये चांद कहां से आया था? बताया जाता है कि समय था आज से 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त पृथ्वी को बने कम ही टाइम हुआ था। तब हमारी पृथ्वी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को तबाह करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसका आकार वैज्ञानिक मंगल ग्रह के जितना होने का बताया जाता है और वह 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहा था। इस तेज रफ्तार के साथ थिया नाम का उल्का पिंड हमारी पृथ्वी के गोले के साथ टकरा जाता है। इस पिंड की टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों के जो टुकड़े थे वो अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल गए। बाद में गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें इकट्ठा करके एक पिंड का रूप दिया और वह पिंड कोई और नहीं था बल्कि हमारा ही चांद जो आज हम देखते हैं। इस तरह वैज्ञानिक चांद की उत्पत्ति की कहानी बताते हैं। वैसे तो मैं वीडियो की शुरुआत में आपको रियल फुटेज के साथ चांद की जमीन की यात्रा आपको दिखाई थी, लेकिन आज तक जितनी भी वैज्ञानिकों ने चांद की सतह के बारे में रिसर्च की है उन्हें काफी चौंका देने वाली बात पता चली है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर देखोगे तो आपको उसकी जमीन ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी और चांद की जमीन काफी क्रेटर यानी गड्ढों से भरी हुई है। चांद की जमीन को सबसे पहली बार 1959 में टच किया गया था। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ के मून मिशन लूना 2 ने पहली बार कोई मानव निर्मित यंत्र चांद की जमीन पर उतरा था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेसक्राफ्ट ने चांद की जमीन पर कदम रखा था। तारीख थी 20 जुलाई 1969। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशनों को अंजाम दिया गया। दिसंबर 1972 के बाद चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखोगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इतना गुरुत्वाकर्षण में बहुत बड़ा डिफरेंस वहां पर देखने को मिलता है। नील आर्मस्ट्रांग भी जब चांद पर चल रहे थे तो उन्हें भी उछल उछल कर चलना पड़ रहा था, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों की छाप आज भी देखी जा सकती है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वहां निशान कई सालों तक नहीं मिटते हैं। इसके साथ ही चांद की जमीन पर कई सारे बेग्स पड़े हैं जो कि चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने वहीं पर फेंक दिए थे, जिसमें उनका वेस्टेज सामान था। जब अंतरिक्ष एजेंसियों के यान चांद की जमीन पर उतरकर दोस्तों वापस आए थे, तब वह अपने साथ चांद की जमीन के कई सारे सैंपल्स लेकर आए थे, जो 296 चट्टानों के टुकड़े थे, जो वजन में 382 किलो भारी थे, ताकि भविष्य में इन पर रिसर्च करके चांद की जमीन के बारे में गहराई से जानकारी जुटाई जा सके। अब आपको चांद के दिन और रात के सर्कल के बारे में भी थोड़ा बताते हैं। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद का एक बार में हमें एक ही भाग नजर आता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है और रात भी इतनी ही लंबी होती है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद से अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा है, रातें वहां की बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जहां पर पृथ्वी का कोई भी मनुष्य उन हालातों में रह ही नहीं पाए। बस्तियां तो हम बसाने की दिमाग में ही नहीं ला सकते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर तापमान दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रात वहां की बहुत ज्यादा ठंडी होती है और समय गुजरने के साथ ठंड बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और ज्यादा भयानक बना देते हैं। इन्हीं भयानक परिस्थितियों के चलते चांद पर अब जितने भी मिशन गए हैं वो सब
उत्तरी इलाके में उतारे गए हैं। दक्षिण इलाके में कुछ ही मिशन उतरे हैं। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा जैसे कि पृथ्वी की तरफ रखने के कारण आप चांद का दूसरा हिस्सा कभी नहीं यहां से देख पाएंगे और ना ही आज तक यहां से किसी ने देखा है। हालांकि कुछ अंतरिक्ष यानों की सहायता से तस्वीरें बाहर आई, उसमें जरूर चांद के दूसरे हिस्से को देखा है जो कि काफी उबड़ खाबड़ नजर आता है। चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक। इस वजह से दो बातें होती है। एक ये है कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते हैं और दूसरी बात यह है कि चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी या किरणें पहुंच ही नहीं पाती है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने की वजह से इनके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी वहां पर रहने वालों के लिए सौर वायु और उल्कापिंड जैसे खतरों का डर जो है लगातार बना रहता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो वह चंद्रमा है। जब हम पृथ्वी से आसमान की ओर देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखने पर ऐसा नहीं है। वहां से आसमान हमें ब्लैक नजर आएगा। अब सवाल उठता है कि क्या हम इंसान एक बार फिर चांद की धरती पर कदम रख पाएंगे? इस बात का जवाब मुझे हाँ देने में कोई भी संकोच नहीं है, क्योंकि ये तो भविष्य की गर्त में डूबा हुआ सवाल है। 1950 के दशक में कौन जानता था कि हम अगले 20 सालों के अंदर ही चांद पर कदम रख देंगे और इतने सारे मिशन वहां पर भेज दिए जाएंगे। वैज्ञानिकों के नजरिए से देखा जाए तो चांद बड़ा ही रोचक और रिसर्च के लिए बड़ा दिलचस्प ऑब्जेक्ट है। वैसे तो हम पक्के तौर पर हमें पता है कि अरबों साल पहले हुई कुदरती उथल पुथल से धरती के जो टुकड़े टूटकर निकले थे, चांद उन्हीं से मिलकर बना हुआ है। इस बात में भी बिल्कुल संदेह नहीं है। चांद पर जाना काफी खर्चीला माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 35 अरब डॉलर एक राउंड का खर्च आता है। वैसे भी ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंसान वहां जाने के बाद वहीं मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करने लगेगा तो बहुत समय पैसों की बचत हो जाएगी। हमें इस बात का पता है कि चांद पर बड़ी मात्रा में बर्फीला पानी है और चट्टानों में ऑक्सीजन कैद है, इसलिए चांद के भावी नागरिकों के लिए हवा और पानी की जरूरत पूरी वहां पर की जा सकती है। इस दिशा में काफी काम पहले भी किया जा चुका है और आगे भी संभावनाएं अच्छी नजर आ रही है। चांद पर जाने की बहुत सी और भी वजह है, केवल पानी और वहां के संसाधन। वहां हीलियम से बड़ी सस्ती ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। पर्यटन की भी बहुत सारी संभावना है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और बृहस्पति के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। कई ऐसी चट्टानें हैं वहां पर चक्कर लगा रही है जिनका आकार हमारे फुटबॉल के मैदानों से भी बड़ा बड़ा है। इनमें से अधिकतर चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह की मूल्यवान धातुएं भी है। उल्कापिंडों से काम की चीजें कैसे निकाली जा सकती है, अमेरिका के वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं। एक विचार यह है कि इस सामग्री का इस्तेमाल कम लागत पर अंतरिक्ष में किसी तरह का ढांचा खड़ा करने में किया जा सकता है। ये काम हालांकि है खर्चीला और टेढ़ा भी है, लेकिन लंबे समय में फायदे की उम्मीद इससे की जा सकती है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि बस्तियां बसाने के लिए चांद पर ही क्यों जाया जाए? अंतरिक्ष अन्वेषण की पहल के लगभग 60-70 वर्षों के इतिहास में इसका जवाब लगभग मिल चुका है कि हमारे पास संचार के साधन हैं, हम मौसम का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के मायने भी समझ सकते हैं, हमारे पास ग्लोबल पोजिशनिंग तकनीक है, धरती और इसके पर्यावरण के बारे में गहन जानकारी और संभावित आपदाओं की चेतावनी है। इसलिए अंतरिक्ष अन्वेषण न केवल एक उम्दा विचार है, बल्कि इससे धरती पर जीवन में भी कुछ वास्तविक बदलाव किए जा सकते हैं। हम चांद पर पहले भी कई बार जा चुके हैं और अभी नासा कुछ ही टाइम बाद चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। असंभव तो मनुष्य, खासतौर पर वैज्ञानिकों के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं है। चांद पर जीवन बसाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जिसमें कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। चंद्रमा का तापमान रात में ज्यादा गिर जाना और दिन में काफी बढ़ जाता है। इसके साथ ही चांद के पास वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से हवा का दबाव कम हो जाता है और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक जो विकिरण है वो वहां पर रहने वाले इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। आगे कई अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर शोध कर रही है और नासा के कई सारे ऑर्बिटर चांद पर रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि भारत ने भी चांद पर कई सारे मिशन भेजे हैं, जिनमें चंद्रयान 3 सफल रहा था और आगे भी चांद पर मिशन भेजे जाएंगे। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।